राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें हमने आंतरिक अफवाह की नदियाँ पढ़ ली थी, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ पढ़ ली थी, और अब हमारा बच रहा है बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ। तो चलिए आज हम इसी को स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये रीट लेवल 1 और 2 दोनों की जो मुख्य परीक्षा है, मतलब यूँ कहें कि थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ वीडियो की अगर तैयारी करें तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी नदियाँ और परियोजनाएं वगैरह सब कुछ राजस्थान और भारत के संदर्भ में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, और यदि यहाँ पर ये लगभग 13वीं या 14वीं वीडियो है जो कि राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। उससे पहले की यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप जो आपका मन हो वो वीडियो देख सकते हैं, और कंप्लीट ही सिलेबस कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ यदि आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो सामान्य विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो करवाया जाएगा, और कुछ जो कृषि से संबंधित जो पोर्शन है उसके भी टॉपिक्स यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले चंबल को पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक ट्रिक रह गई है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक यहाँ पे रह गई है। तो चलो कोई बात नहीं, आप कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट कर लीजिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की ट्रिक को। तो ट्रिक है, बीका को बाप बकरी पचा गयो, बीका को बाप बकरी पचा गयो, बी से बनास, का से काली सिंध, को से बनेगा कावेरी, और बा से बनेगा बाणगंगा, पै से परवन, बै से बेड़च, और पै से पार्वती, च से चंबल, और गै से गंभीरी। और भी छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। तो उन सभी नदियों को डिस्कस करेंगे। कम से कम लगभग यहाँ पे ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 के आसपास छोटी से छोटी बड़ी सभी नदियों को मिला करके लगभग 20 नदियों का डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंबल नदी की। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कहाँ से ये स्टार्ट होती है? तो ये मध्य प्रदेश के महू मध्य प्रदेश में मानपुरा के निकट विंध्याचल पर्वतमाला की जानापोवा की पहाड़ियों से ये जो है उद्गमित होती है, और फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के पास। मंदसौर एमपी के 84गढ़ के निकट से चित्तौड़गढ़ में ये चंबल नदी जो है ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान की ये एक प्रमुख नदी है। इसे राजस्थान की कामधेनु नित्यवाही नदी भी कहते हैं। यानी कि इसको यूं पूछा जाए कि राजस्थान की कामधेनु कौन है, तो राजस्थान की कामधेनु गंगा नदी को कहते हैं। और नित्यवाही नदी कौन सी है? तो भी चंबल नदी नित्यवाही नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी सबसे पहले तो चंबल का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? जानापोवा की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ियाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, मानपुर, महू, मध्य प्रदेश। उसके अलावा ये प्रवेश कहाँ करती है? तो चित्तौड़गढ़ में करती है, और कौन सी जगह के पास? तो मंदसौर एमपी के 84गढ़ के निकट से ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है। इसका पुराना नाम चर्मवती है, चरवण्यवती या चरमवती इसका पुराना नाम है। ये राजस्थान में 12 मासी बहने वाली नदी है, यानी कि 12 महीने इसके अंदर जल चलता है। बाकी राजस्थान की जो नदियां हैं मोस्टली बरसात के मौसम में ही बहने वाली नदियां हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई 965 किलोमीटर, कहीं कहीं पर ये लंबाई 966 किलोमीटर भी मिलती है। तो चंबल नदी की कुल लंबाई जो है वो 965 या 966 दोनों में से जो भी आ जाए, और राजस्थान में इसकी लंबाई जो है वो है 135 किलोमीटर। इसके अलावा अगर अब हम यहाँ बात करें चंबल नदी की, तो देखिए चंबल नदी जो है इधर से ये जानापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से ये उद्गम हुई, और 84गढ़ के निकट, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट से ये राजस्थान में इसने प्रवेश किया, और फिर ये इधर से कोटा से बहती हुई इसका जो अफवाह क्षेत्र है वो है चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई फिर ये यूपी में चली जाती है। सबसे पहले ये चित्तौड़ में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद कोटा,
कोटा के बाद बूंदी सवाई माधोपुर होती हुई, कोटा बूंदी सवाई माधोपुर करौली और धौलपुर से होती हुई है धौलपुर में जा करके, धौलपुर से यूपी में इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर ये यमुना नदी में बह जाती है। यहाँ पे ये मुरादगंज यूपी और ये यमुना नदी के अंदर विलीन हो जाती है। इसके अलावा अब कुछ बांध इस नदी पर बने हुए हैं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो इस नदी के बारे में है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है गांधी सागर बांध। यहाँ पर गांधी सागर बांध बना हुआ है इस नदी पर। उसके बाद दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बैराज बांध, पांचवा चंबल नदी पर तो बस ये 4 बांध बने हुए हैं। उसके अलावा ये यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ दी हुई हैं। देखिए, इधर से देखें तो मेज, बनास, इधर से देखें तो ये आहू और काली सिंधी, ये दोनों मिलकर के इधर से निकलती हैं और फिर इधर जाती हैं। ये इधर से चंद्रभागा आके मिलती है, इधर से ये परवन नदी आकर के मिलती है और ये सब मिलकर के काली सिंध बन जाती है और काली सिंध जाकर के इधर इसके अंदर मिलती है। इधर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पार्वती नदी है, इधर ये सीप नदी है। तो ये सभी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। इन सहायक नदियों के उद्गम स्थल भी दिए हुए हैं, जैसे मेहंदी मध्य प्रदेश, आहू, देवास मध्य प्रदेश, काली सिंध, यहाँ पे भी ये काली सिंध, लेकिन ये छोटी काली सिंध, ये काली सिंध में ही, ये काली सिंध नदी है जिसके अंदर इधर से ये जो नदियाँ आके मिल रही हैं, ये आगे जाके उधर। इधर से अगर हम बात करें तो ये पार्वती, परवन, इधर से पार्वती, सीहोर, सीप, ये सब, ये बनास नदी इधर खमनोर के पहाड़ी राजसमंद से उद्गमित होती है। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, बहाव क्षेत्र है। ये कंप्लीट जो है डायग्राम दिया हुआ है चंबल नदी का। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो बनास नदी पर बीसलपुर बांध, बनास नदी पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। काली सिंध नदी पर हरिश्चंद्र सागर बांध बना हुआ है कोटा में। उसके अलावा गागरोन दुर्ग भी इन्हीं काली सिंध, आहू और दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, झालावाड़ में। उसके बाद शेरगढ़ दुर्ग परवन नदी पर स्थित है, बारा में। और चंबल, बनास और सीप नदी आकर के रामेश्वर, सवाई माधोपुर में यहाँ पे बनाती हैं त्रिवेणी संगम। ये त्रिवेणी संगम बनता है। तो चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि चंबल नदी जो है ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इसी नदी के कारण होता है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन इसी नदी के कारण होता है। चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिला है। राजस्थान में ये चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास प्रवेश करती है और सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यानी कि ये जो नदी है चंबल नदी, ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है और सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनती है वो कौन से जिलों से लग के बनती है, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों से लगती हुई मध्य प्रदेश की सीमा बनती है। और अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो राजस्थान में ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। उसके बाद यह नदी इटावा के नज़दीक मुरादगंज के पास, यूपी में जो मुरादगंज है वहाँ पर यमुना नदी में ये मिल जाती है, यूपी इटावा में। केशवराय पाटन के पास इसके पाठ अत्यधिक गहरे और अधिकतम व गहराई भी अधिकतम है। यानी कि इसके पाठ सबसे ज़्यादा गहरे कहाँ पर स्थित हैं, केशवराय पाटन के पास में स्थित है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है ये चंबल नदी। घड़ियाल और ऊद बिलाओं के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाती है। यानी कि सर्वाधिक ऊद बिलाव और घड़ियाल कहाँ पर मिलते हैं, तो चंबल नदी में मिलते हैं। यानी कि चंबल नदी उनके लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाती है। उसके बाद देखिए 4 बांध इस नदी के ऊपर बने हुए हैं। सबसे पहले एक बांध तो बना हुआ है इसमें एमपी में और बाकी 3 बांध बने हुए हैं राजस्थान में। तो गांधी सागर बांध तो बना हुआ है मंदसौर एमपी में, मानपुरा और भानपुरा
मानपुरा और भानपुरा पठारों के बीच में ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। उसके बाद दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। रा से राणा प्रताप सागर और रा से रावत भाटा, इस तरीके से याद रख सकते हो। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। उसके बाद बचे हुए दोनों बांध एक कोटा में बने हुए, जवाहर सागर बांध, बोरावास कोटा और कोटा बैराज बांध, ये भी कोटा में बना हुआ है। साथ ही साथ चंबल नदी पर एक झरना भी है, या यूं कहें कि जलप्रपात भी है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात, जो कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग के पास में स्थित है। और इसी पर ही पुनासा जलप्रपात भी बना हुआ है, जो कि एमपी में है। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। सबसे ज्यादा भराव क्षमता इसी बांध की है, राणा प्रताप सागर बांध की। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चूलिया प्रताप जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात तो कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ के पास, यानी कि राजस्थान में। और पुनासा जलप्रपात है, वो एमपी में है। पुनासा जलप्रपात वो एमपी में है। चंबल नदी की सहायक नदियों की यदि बात करें तो बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल और मेजा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इन्हीं सहायक नदियों में बामनी नदी जो है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। बामनी नदी का उद्गम जो वो हरिपुर चित्तौड़गढ़ के पास इसका उद्गम स्थल होता है, और ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास चंबल नदी में मिल जाती है। उद्गम स्थल तो हरिपुर चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास ही चंबल में मिल जाती है। दूसरी नदी है काली सिंध, जो कि इसकी सहायक नदी है चंबल की। तो ये कोटा जिले के नौतेरा नामक स्थान से ये निकलती है। उसके बाद पार्वती नदी सवाई माधोपुर जिले के पलिया नामक स्थान से ये नदी निकलती है। पार्वती, एक मिनट, यहाँ पे ये पार्वती नदी नहीं है, कोई और नदी है, इसको छोड़ देना। यहाँ पे ये पार्वती नदी नहीं है, क्योंकि पार्वती नदी जो है वो तो एमपी के सीहोर क्षेत्र से उसका उद्गम होता है। अभी देखिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम की बात करें तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास और सीप नदी आकर के मिलती हैं, और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और सीप नदियां आकर के मिलती हैं, तो तीनों नदियों से एक त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पे हमने बात कर ली चंबल नदी की। वापस यदि एक बार देखना चाहे तो चंबल नदी के बारे में हम मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं कि चंबल नदी जो है वो जानापुआ की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई एमपी के मुरादगंज नामक स्थान पर, इटावा मुरादगंज नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में तो कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, और राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है, तो वहां पर सवाई माधोपुर और धौलपुर की सीमा के साथ साथ ही सीमा बनाती है। भैंसरोडगढ़ के पास इस पर चूलिया जल प्रपात बनाया हुआ है, और जो कि राजस्थान में है, और पुनासा जलप्रपात एमपी में बना हुआ है। इसी के साथ जो त्रिवेणी संगम बनाता है, तो चंबल, बनास और सीप, ये तीनों नदियां आकर के रामेश्वरम सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई 135 है। इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। एक तो गांधी सागर बांध, जो कि एमपी में बना हुआ है, मंदसौर एमपी में, मानपुरा और भानपुरा पठारों के बीच में। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा और भैंसरोडगढ़ के पास स्थित है, चित्तौड़ में। तीसरा बांध बना हुआ है जवाहर सागर, जो कि बोरावास कोटा में है, और चौथा बांध है कोटा बैराज, जो कि कोटा में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, और सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन भी इसी नदी के द्वारा होता है, चंबल नदी के द्वारा। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी चंबल नदी है। इसके यदि उपनामों की बात करें तो इसको चरवणवती, कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु, नित्यव्ययी नदी आदि इन नदियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिस पर सबसे ज़्यादा बांध बने हुए हैं, और ये नदी जो है ये गार्ज भी बनाती है। गार्ज, या उसको गार्ज को कहते हैं कैनियन।
चंबल नदी घड़ियाल और ऊद बिलाव जो है उनके लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराती है। और साथ ही साथ चंबल नदी पर नदीय टर्न नामक प्रवासी पक्षी जो है वो प्रजनन करते हैं। तो ये सारी बातें हुई चंबल नदी के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बनास नदी की। तो बनास नदी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बनास नदी का उद्गम। तो बनास नदी का उद्गम स्थल जो है वो है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। इसी बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी के नाम से पुकारते हैं। यानी कि इसके उपनाम, बनास नदी के उपनाम कौन कौन से हो गए? वन की आशा, वनास, वर्णाशा, वशिष्ठी, सारे वैसे ही शुरू हैं। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी है, ये सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता वाली नदी है। इसकी कुल लंबाई 522 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 422 किलोमीटर के आसपास है। कहीं कहीं ये लंबाई 480 किलोमीटर भी देखने को मिलती है। बनास, देखिए यहाँ पर लंबाई मोस्टली कंफ्यूजन ही है क्योंकि हर बुक में कुछ ना कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो बनास नदी की लंबाई राजस्थान में कहीं 480 दी हुई है तो कहीं 422 भी दी हुई है। उसके बाद बनास नदी का बहाव क्षेत्र की यदि बात करें तो राजसमंद से ये उद्गम होती है और सवाई माधोपुर में ये विलुप्त हो जाती है, चंबल में मिल जाती है। तो राजसमंद के बाद ये चित्तौड़ में जाती है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बहती हुई ये रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में ये चंबल में मिल जाती है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च, कोठारी, मेनाल, बांडी, मोरेल, मानसी और ढूंढ, ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। बनास नदी की बेड़च, कोठारी, मेनाल, बांडी, मोरेल, मानसी और ढूंढ, इन सभी नदियों को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। त्रिवेणी संगम की बात कर ले तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास बिंगोंद नामक स्थान पर बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तो बनास, बेड़च और मेनाल, बै में, तो बनास, बेड़च और मेनाल 3 नदियों का संगम बनता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है टोंक जिले में। बनासी नदी पर क्या बना हुआ है? बीसलपुर बांध बना हुआ है। उसी के साथ ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में बना हुआ है। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में बना हुआ है। इसके बहाव क्षेत्र की हमने बात कर ली है कि राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले की रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। और ये रामेश्वर जो स्थान है ये खंडार तहसील में है। और गांवों का नाम की अगर पूछ लिया जाए तो पदरा व रोडवद गांवों के पास में ये रामेश्वर नामक स्थान स्थित है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे बेड़च नदी की, जो कि बनास की सहायक नदी है बेड़च। तो इसका उद्गम स्थल जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, बेड़च नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर। इसकी कुल लंबाई 190 किलोमीटर है। उद्गम उदयसागर झील तक, अच्छा, उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों से उदयपुर से होता है और जहां से इसका उद्गम स्थल होता है वहां से लेकर के और उदय सागर झील तक ये बहती है। तो उदय सागर झील तक तो इसका नाम है आयड़ और उसके बाद उदय सागर में गिरने के बाद इसका नाम बदल जाता है और फिर इसका नाम हो जाता है बेड़च। यानी कि इसके 2 नाम हो गए। आधी दूरी के लिए तो इसका नाम है आयड़ और फिर उसके बाद आधी दूरी के लिए इसका नाम है बेड़च, 2 नाम है इसके। उसके बाद है इस बेड़च नदी के किनारे, या यूं कहें कि जब ये बेड़च से पहले जब ये आयड़ नदी थी तो उस आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता का जो है वो आयड़ सभ्यता इसी के किनारे पनपी है, इसके प्रमाण मिलते हैं। और बिगोंद भीलवाड़ा मांडलगढ़ के नज़दीक ये बनास में विलीन हो जाती है, बनास में मिल जाती है बिगोंद भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी में गंभीरी नदी मिल जाती है और गोशुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। बेड़च नदी की सहायक नदियों की बात करें तो गंभीरी, गुजरी और वागन नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बाणगंगा।
बाणगंगा, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या फिर जयपुर में इसको ताला के नाम से जानते हैं। बाणगंगा का उद्गम स्थान, सबसे पहले बाणगंगा का उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ियां। बाणगंगा का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियां। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं, जिसको याद कर लिया तो ये लगभग जो पूछी जाने वाली 5-7 नदियां हैं जिनके उद्गम स्थल को पूछते हो वो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। मतलब बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, पता नहीं आपको कैसी लगेगी, बाकी मुझे तो वो आज तक भी, जब मैंने तैयारी की थी उस समय मैंने वो ट्रिक्स याद की थी और मुझे आज तक भी वो ट्रिक यूँ की यूँ याद है। तो और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए बाणगंगा का जो उद्गम स्थल है वो बैराठ की पहाड़ियां जयपुर है, और इसको अर्जुन की गंगा और जयपुर में इसको ताला के नाम से जानते हैं। बाणगंगा का जो बहाव क्षेत्र है वो पहले जयपुर में, फिर जयपुर से दौसा भरतपुर में बहती हुई फतेहाबाद उत्तर प्रदेश में फिर ये यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। बाणगंगा नदी पर ही जयपुर में जमवा रामगढ़ बांध जो है उसके ऊपर इस बाणगंगा नदी पर बनाया गया है। जमवा रामगढ़ जयपुर में, और जयपुर की नदी है, ये विशिष्ट है। तो बाणगंगा नदी पर ही जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है। बाणगंगा कम जब बारिश होती है तो सिर्फ ये भरतपुर तक ही जाती है और भरतपुर में ये विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब बारिश अधिक होती है तब ये आगे जाती है फतेहाबाद यूपी तक, और फिर ये जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब, अगर बारिश की कमी होती है तो फिर ये भरतपुर तक ही चलती है और वहाँ ये मैदान में विलुप्त हो जाती है, लेकिन यदि अधिक बारिश आती है तो फिर ये यमुना नदी तक जाती है। इस बाणगंगा नदी को ही रुंडित नदी या रूढ़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस बाणगंगा नदी को ही रुंडित या रूढ़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गोमती वाला, सुरा या सुरी और पलोसन या फिर गंभीरी नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। इसके बाद पांचना बांध, पांचना नदी की बात करें तो पांचना नदी पर पांचना बांध बना हुआ है जो कि करौली में स्थित है, जो कि मिट्टी से बना हुआ एकमात्र बांध है। नेक्स्ट है पार्वती नदी। पार्वती नदी, अब ये छोटी छोटी नदियां हैं, काफी सारी नदियां हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन काफी सारी हैं। पार्वती नदी, पार्वती का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के सेहोर नामक स्थान पर यह नदी जो है निकलती है, और ये राजस्थान में 12 जिले में प्रवेश करती है, और 12 जिले के राजपुरा और कैरियाहट के निकट से ये राजस्थान में प्रवेश करती है पार्वती नदी। इसका बहाव क्षेत्र 12 और कोटा जिला है, 12 और कोटा जिला इसका बहाव क्षेत्र है, और ये सवाई माधोपुर जिले में पालीय स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि पार्वती नदी जो है वो चंबल नदी में कहाँ पे मिलती है? सवाई माधोपुर जिले के पालीय स्थान पर ये पार्वती नदी जो है वो चंबल में मिल जाती है, और ये 12 और कोटा में बहती हुई जाती है। पार्वती नदी के बाद आ गया काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के देवास के निकट बागली की पहाड़ियां, बागली की पहाड़ियां, देवास के निकट बागली की पहाड़ियां राजस्थान में झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। और इसका बहाव क्षेत्र जो है झालावाड़, कोटा और बारां जिला है। राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, झालावाड़, कोटा और बारां। यह कोटा जिले में नोनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। जो नोनेरा नामक स्थान है कोटा जिले में, वहां पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। झालावाड़ में प्रवेश करती है और झालावाड़ से कोटा, और कोटा के नोनेरा में चंबल में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो सहायक नदियों में है आहू, परवन, निमाज और उजाड़ नदी। अब इन नदियों में आहू की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आहू नदी का उद्गम स्थल है, आहू नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के निकट सुसनेर, मध्य प्रदेश के निकट सुसनेर। ध्यान रखना, आहू नदी का उद्गम स्थल क्या है? सुसनेर है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के नंदपुर से प्रवेश करती है। आहू नदी स्थान, इसका जो उद्गम है वो तो सुसनेर है, और झालावाड़ के नंदपुर से ये प्रवेश करती है। इसका बहाव क्षेत्र झालावाड़ और कोटा की सीमा के पास में बहती हुई झालावाड़ के गागरोन में
काली सिंध में मिल जाती है। और ये काली सिंध और आहू जहाँ मिलती है वहीं पर ही राजस्थान का गागरोन दुर्ग जो है वो स्थित है। यानी कि झालावाड़ का जो गागरोन दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है, और ये गागरोन के पास में ही ये काली सिंध में मिल जाती है। और आहू और काली सिंध नदियों का जो संगम है उसको सामेल कहलाता है, वो सामेल के नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर गागरोन दुर्ग स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें निमाज नदी, तो इसका उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत माला के राजगढ़ नामक स्थान पर से निकलती है ये निमाज, और राजस्थान में ये कोल्लू खेड़ी के निकट झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। ये भी झालावाड़ में ही प्रवेश करती है। इसका भाव क्षेत्र झालावाड़ जिले से बहती हुई झालावाड़ और बारां की सीमा पर अकलेरा के निकट परवन नदी मिल जाए, अकलेरा चित्तौड़गढ़, अकलेरा चित्तौड़गढ़ में परवन नदी में मिल जाती है ये। उसके बाद आती है मेज नदी, उद्गम भीलवाड़ा के बिजोलिया के निकट कोटा और बूंदी की सीमा पर चंबल में मिल जाती है ये मेज नदी, कोटा और बूंदी की सीमा पर चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है बामन, कुराल, मांगली। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी पर स्थित है। घोड़ा पछाड़ नदी मांगली नदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम बिजोलिया की झील से ही है। तो इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक तो घोड़ा पछाड़ और दूसरी बामन, कुराल, मांगली। बामन, कुराल और मांगली। मांगली नदी की अगर बात करें तो भीमलत जलप्रपात जो है वो मांगली नदी पर स्थित है, ये भी याद रखना है। भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत ही छोटी सी नदी है, इसलिए ये थोड़ा याद रखना इसको जरूरी है। भीमलत जलप्रपात इसके ऊपर स्थित है। घोड़ा पछाड़ नदी भीमलत की सहायक नदी है, ठीक है। इसके बाद अब बात करें हम कोठारी। कोठारी नदी, इसका उद्गम है दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। लंबाई इसकी कोठारी नदी की 145 किलोमीटर। राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में बहती हुई ये नंदराय भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है। राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले में बहती हुई नंदराय भीलवाड़ा के निकट बनास नदी में मिल जाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मेजा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। देखिए मेजा बांध जो इसी नदी पर बना हुआ है, याद रखना है। एक अलग से मेज नदी भी हम पढ़ेंगे, मेज नदी अलग है और ये अलग है, मेजा बांध अलग है। तो मेजा नदी, मेजा बांध मेज नदी पर नहीं है, कोठारी नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। और कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। उसके बाद है खारी, खारी नदी। उद्गम स्थल बिजराल की पहाड़ियां, राजसमंद। राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर टोंक से बहकर के देवली टोंक के निकट बनास में मिल जाती है, यानी कि बिजराल की पहाड़ियां, खारी नदी। नेक्स्ट है मानसी नदी। उद्गम स्थल भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील से भीलवाड़ा में खारी नदी मिल जाती है। भीलवाड़ा से ही उद्गमित होती है और भीलवाड़ा में ही खारी मिल जाती है। उसके बाद मांगली, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बूंदी की सहायक नदी है और मेज नदी की सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ भी पहले पढ़ चुके हैं। बिजोलिया झील से निकलती है और सागवाड़ा के निकट मांगली में मिल जाती है। उसके बाद बामनी नदी, यह चंबल नदी की सहायक नदी है और हरिपुरा गांव के पास की पहाड़ियों से निकलती है और भैंसरोडगढ़ में चंबल में मिलती है बामनी नदी। उसके बाद चंद्रभागा नदी, ये एक छोटी सी नदी है जो कि सेमली नामक स्थान से निकलती है और काली सिंध नदी में मिल जाती है। परवन नदी, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और टोंक की एक इम्पोर्टेंट रिवर है, टोंक की महत्वपूर्ण नदी है। राजस्थान में खारी बारा जगह जो है झालावाड़, वहां से ये झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है एमपी से, और फिर कोटा में बहती हुई बारा के पलायता नामक स्थान पर काली सिंध में मिल जाती है। उसके बाद नदी है नेक्स्ट मेनाल। इसका उद्गम स्थल जो है वो भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ की पहाड़ियों से। बिगोद और भीलवाड़ा के पास बनास में मिल जाती है। मांडलगढ़ के पास नदी पर मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, शायद ये भी हम पहले पढ़ चुके। नेक्स्ट है कुराल नदी। कुराल नदी उद्गम स्थल उपरमाल के पठार से निकलती है और बूंदे में बहती हुई ये भी मेज में मिल जाती है। उसके बाद है गंभीरी। गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियों से निकलती है, चित्तौड़गढ़ से होती हुई बेड़च में मिल जाती है। गंभीर नदी उद्गम गंगापुर, सवाई माधोपुर।
ये सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर में बहती है और फिर आगरा के निकट ये यमुना में मिल जाती है। और भरतपुर का अजान बांध जो गंभीर नदी पर ही स्थित है, ध्यान रखना, गंभीर नदी पर स्थित है भरतपुर का अजान बांध। उसके बाद कुन्नौर या कुन्नू नदी, उद्गम स्थल एमपी, 12 जिले के मुसेरी गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है और 12 जिले से पुनः एमपी में चली जाती है और फिर करौली की सीमा पर ये चंबल में मिल जाती है। यहाँ पर भी ध्यान रखने की चीज़ है कि ये एक कुन्नौर नदी जो है इस प्रकार की नदी है जो राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर वापस निकल जाती है और फिर उसकी राजस्थान की सीमा बनाते हुए चंबल में मिल जाती है। तो पहले तो ये 12 के मुसेर गांव में ये राजस्थान में पहले प्रवेश करती है, फिर ये 12 जिले से वापस से फिर एमपी में चली जाती है और फिर करौली की सीमा बनाते हुए ये चंबल में मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आलनिया। तो उद्गम इसका कोटा में है, कोटा के मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम स्थल है और नोटाना गांव में चंबल में मिल जाती है। चाकण नदी उद्गम बूंदी जिले से, सवाई माधोपुर के कर्णपुरा गांव में चंबल में मिल जाती है। बूंदी जिले के नैनवा तहसील में इस पर चाकण बांध बना हुआ है, चाकण नदी पर चाकण बांध बना हुआ है, ध्यान रखना। छोटी काली सिंध उद्गम एमपी से होता है, झालावाड़ के माघसी गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है और एमपी की सीमा पर झालावाड़ के मकेरिया गांव के निकट ही चंबल में मिल जाती है छोटी काली सिंध। उसके बाद है माशी नदी। माशी नदी जो है वो किशनगढ़ अजमेर से निकलती है और टोंक में बनास में मिल जाती है। सहायक नदी अगर माशी की देखें तो वो बांडे नदी है। नेक्स्ट है मोरेल, जयपुर जिले की बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, करौली के हाड़ौती गांव के पास चंबल में मिल जाती है। उसके बाद है काली सील नदी, करौली के सपोटरा तहसील से, सपोटरा की पहाड़ियां जो हैं वहां से इसका काली सील का उद्गम होता है। करौली के हाड़ौती गांव के निकट मोरेल के साथ मिलकर बनास में गिर जाती है। डाई नदी अजमेर जिले के नसीराबाद तहसील में अरावली से उद्गमित होती है और अजमेर और टोंक की सीमा पर बहकर बीसलपुर के निकट बनास में मिल जाती है। उसके बाद है सोहादरा, उद्गम अजमेर और टोंक जिले में मानसी नदी में मिल जाती है। उसके बाद है डील नदी, उद्गम बावली गांव टोंक से, सवाई माधोपुर जिले में बनास में मिल जाती है। और अब है कुछ दुर्गों के नाम जो कि विभिन्न नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं, तो वो कौन कौन से। सबसे पहले भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। दूसरा शेरगढ़ दुर्ग जो है परवन नदी के किनारे पर 12 में स्थित है। गागरोन दुर्ग आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर है। मनोहर थाना दुर्ग परवन और कालीसिंध काली खाड़ नदियों के संगम पर बना हुआ है। इस प्रकार से ये तो थी कुछ बहुत सारी नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बताती हूँ आपको, जैसे कि कुछ नदियां हैं जो ट्रिक्स तो मैंने पहले भी पढ़ी हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिनको याद कर लेंगे तो काफ़ी सारी नदियां ना यूं ही याद हो जाएंगी। जैसे जैसे चंबल, माही और बनास, इन तीनों को एक साथ अगर एक ट्रिक में बांध दे तो क्या हो जाएगा, देखना। सबसे पहले तो चंबल की बात करें तो चंबल नदी जो है उसका उद्गम स्थल कौन सा था, चंबल नदी का उद्गम स्थल था जानापुआ की पहाड़ियाँ। देखो चंबल का था जानापुआ की पहाड़ियाँ। माही नदी का संगम स्थल कौन सा था, आमरोरू की पहाड़ियाँ, आमरोरू। चंबल का जानापुआ और बनास का खमनोर। ये 3 नदियों को एक साथ याद करते हैं। देखो चंबल, माही और बनास, 3 नदियां हैं। चंबल, माही और बनास तीनों के उद्गम स्थलों को एक साथ याद करेंगे। क्या है, माही आ, एक मिनट, ट्रिक यूं है, चंबल जा, माही का आम, बनास में खा। देखिए चंबल जा,
माही का आम बनास में खा, बनास में खा। तो चंबल जा से जाना पुआ, चंबल जा माही का आम, माही आम से अमरोरू, माही का आम बनास में खा से खमनूर। तो चंबल जा माही का आम बनास में खा, चंबल जा माही का आम बनास में खा। एक तो ये हो गई। दूसरी बाणगंगा और पार्वती, इन नदियों का एक साथ करेंगे। तो बाणगंगा और पार्वती। तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है बैराठ की पहाड़ियां और पार्वती का है सीहोर। तो इसको याद रखेंगे, जब बाणगंगा बैराठ से आती है तो पार्वती सीहोर जाती है, जब बाणगंगा बैराठ से आती है तो पार्वती सीहोर जाती है। यानी कि बाणगंगा तो उद्गम होती है बैराठ से और पार्वती होती है सीहोर से। फिर खारी बिजराल, खारी बिजराल था। तो खारी बिजराल, बिजराल मतलब एक तरीके से समझो कि कोई डरावना सा कोई जानवर है बिजराल। तो बिजराल को खाता देख करके नंद, ये जो आहू नदी है ये सुसनेर से निकलती है। आहू नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो सुसनेर है और झालावाड़ में ये नंदपुर गांव में प्रवेश करती है। तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि खारी बिजराल से निकलती है। तो खारी बिजराल को देख करके नंद, छोटा जो नंदलाल है यानी कि कृष्ण है, वो डर जाता है और डर के आहें भरता है, और फिर सिसक सिसक के रोता है, सिसक सिसक के रोता है। तो आहू सुसनेर और खारी बिजराल इस तरीके से याद रह जाएंगी। नंद बाबा आहा भर के सिसक सिसक के रोता है, यानी कि आहू सुसनेर, खारी बिजराल और कोठारी देवे। इससे पहले कुछ और था जो मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या था वो, और साथ में ये था कोठारी देवे। अब ये पता नहीं, कोठारी जो है वो देवेर से निकलती है। तो एक इससे पहले की कोई नदी का और था वो मुझे दिमाग में नहीं आ रहा काफ़ी याद करने के बाद भी। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी नदियां जो हैं वो उनका आराम से याद रह सकती हैं। देखिए राजस्थान में अभी पहली बार कृषि बजट जो अलग से पेश किया गया था। तो जो इस मार्च की जो वो है सुजस पत्रिका, नेक्स्ट वीडियो है उसकी भी उसकी आने वाली है, तो उसको जरूर देखिएगा, जिसमें राजस्थान के बजट से संबंधित क्या क्या घोषणाएं हुई हैं और क्या क्या चीज़ें नई हैं वो सारी, और साथ ही साथ जो कृषि बजट है उसमें क्या क्या बातें करी गई हैं वो सारी बातें करंट से रिलेटेड है। अगर करंट जब किसी परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसमें से प्रश्न जरूर बनने की आशंका रहती है, तो उस चीज़ को हम जरूर पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।